दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है, यानी मुख्य कंपनी रिलायंस इंफ्रा है। और रिलायंस इंफ्रा से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगी, कंपनी अब अपने सारे सेटलमेंट करना चाहते हैं। रिलायंस पावर को पूरी तरह से डेट फ्री कर दिया और अब रिलायंस इंफ्रा की भी तैयारी है। इसको लेकर अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में जो एक एक करके बहुत सारी इस पावर सेक्टर से संबंधित अपडेट आ रही है उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वो रिलायंस इंफ्रा जो एक समय 2021 की प्राइस हुआ करती थी, क्या इस समय खरीदारी के लिए सही है, या फिर रिलायंस पावर जिसका आईपीओ ही 500 में कंपनी ने दिया था 2008 के पहले, इस समय स्टॉक 30 रुपये के आसपास है, क्या खरीदना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर लें तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 29.89 पर क्लोजिंग थी, 0.74% की तेज़ी के साथ। वैसे इंट्राडे में इसने 30 को क्रॉस किया था। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको ये पता ही होगा कि अभी रिसेंटली 38 तक चला गया था, जब खबर निकल कर आई कि अदानी ग्रुप इनका महाराष्ट्र का एक पावर प्लांट जो बंद है उसको खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी खबर निकल कर आई कि यहाँ पे रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अनिल अंबानी को सेबी ने बैन किया। लेकिन ये जो सेबी ने बैन लगाया था वो रिलायंस होम फाइनेंस की वजह से था। उसके बावजूद भी इन स्टॉक के ऊपर असर पड़ा और वो 38 की जो हाई बनाई थी तेज़ खबर की वजह से वो वापस स्टॉक गिरते हुए लगभग 28-29 के आसपास है। और अब आप देखिए उसी लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है सीमित दायरे में। 5 सितंबर को जरूर 32 तक चला गया, लेकिन उसके बाद फिर से 29 के आसपास है। तो अभी फिलहाल यहाँ से एक तेज़ी के लिए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और फिर से स्टॉक दौड़ सकता है। काफ़ी बेहतर इसके अंदर उम्मीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिलायंस इंफ्रा की तरफ से, देख सकते हो कि एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से। तो देख सकते हो कि रिलायंस इंफ्रा की तरफ से कहा कि 3 जून 2024 की तरफ से जो लिस्टिंग विनियम हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी को जेसी फ्लावर्स से सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को इसका पूरा काम सौंपा गया। नहीं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन की जो टोटल इनके जो एसेट है, सिक्योरिटीज़ है, वो टोटल इक्विटीज़ वगैरह वो सारा एक्सपोजर का काम वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है और ये वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी इसका पूरा निपटारा होगा और कंपनी सारे टेंशन से बाहर निकलेगी। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अप्रैल से लेकर अगस्त 2024 के दरमियान अगर आप देखें तो इंडिया की जो कोल प्रोडक्शन है उसमें 6.36% की वृद्धि देखने को मिल रही है और जो पावर सप्लाई हुआ है वो 4.13% की वृद्धि दिखा रहा है। तो कोल प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है। तो देख सकते कि अप्रैल से अगस्त के दरमियान देखें तो 384.07 मिलियन टन्स टोटल कोल सप्लाई किया गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 361.11 मिलियन टन्स के आसपास सप्लाई किया गया था। तो काफ़ी बेहतर रहा है। लेकिन अगर अगस्त महीने की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देगा, प्रोडक्शन कम होता हुआ दिखाई देगा। करीब 62.67 मिलियन टन्स के आसपास रहा है, जबकि 2023 अगस्त महीने में ये 67.76 मिलियन टन्स के आसपास है। पिछले साल के मुकाबले अगस्त महीने में कुछ प्रोडक्शन गिरा है। उसके पीछे वजह आप देख सकते हो कि लगातार काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल जिसकी वजह से ये आप देखें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी इफेक्ट किया, उसका असर थोड़ा देखने को मिलेगा। तो पिछले 5 महीनों से अगर देखें तो जो कोल सप्लाई है वो करीब 412.69 मिलियन टन तक पहुंच चुके हैं, जिसमें 5.17% की वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल 5 महीनों में ये 392.40 मिलियन टन के आसपास था। तो कुल मिला के अगस्त में भले ही सप्लाई ड्रॉप हुई हो, लेकिन ओवरऑल पिछले 4-5 महीनों का अगर हम हिसाब लगाए तो लगातार कोल सप्लाई बढ़ ही रही है। अप्रैल से लेकर अगस्त के दरमियान जो कोल सप्लाई की गई है देख सकते हो पावर सेक्टर को वो 338.75 मिलियन टन्स के आसपास, जिसमें 4.13% की वृद्धि है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 325.33 मिलियन टन्स के आसपास था। वैसे अगस्त महीने में पावर सप्लाई को जो पावर सेक्टर को जो कोल सप्लाई किया वो कम रहा है, कुछ कम रहा है, यानी 58.07 मिलियन टन्स के आसपास, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 61.43 मिलियन टन्स के आसपास था। यहाँ पे कोल बेस्ड पावर प्लांट का जो स्टॉक देखे तो कोल स्टॉक 31 अगस्त 2024 के हिसाब से देखे तो 37.18 मिलियन टन्स के आसपास रहा है, जिसमें 32.08% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कोल स्टॉक देखे तो 28.15 मिलियन टन्स के आसपास था।
तो ये जो कोल सप्लाई बढ़ी है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय जो रिजल्ट होगा क्वार्टर 2 का बेहतर हो सकता है। अब एक बड़ी गुड न्यूज़ देख सकते कि तेलंगाना से निकल के आ रही है। तेलंगाना के डेप्यूटी सीएम मालू भट्टी की तरफ से और साथ में आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू की तरफ से देखें तो यहाँ पे करीब 33/11 केवी सब स्टेशन की एक नई पावर जनरेशन कैपेसिटी के लिए मैदरन और कैटनपैली विलेज में यहाँ पे उस नींव के पत्थर को रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि डेप्यूटी सीएम का कहना है कि तेलंगाना ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि करीब 20,000 मेगावाट ग्रीन पावर जनरेट करना चाहते हैं आने वाले समय 2029-30 तक। और देख सकते हो कि जो एक तरह से एक रोल मॉडल बनना चाहता है तेलंगाना पावर सेक्टर के क्षेत्र में। तो देख सकते हो कि आने वाले समय सोलर पावर जनरेट कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है सरकार, और कहीं पर कोई पावर की जो शॉर्टेज की समस्या ना हो उसके ऊपर तेलंगाना सरकार इस समय फोकस कर रही है। तो एक तरह से देखें तो रिलायंस पावर जो ग्रीन एनर्जी में भी बहुत सक्रिय तरीके से भूमिका निभा रहे, सोलर प्रोजेक्ट भी कर रहे, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इस समय दिखाई दे रही है तेलंगाना से। इसके अलावा तेलंगाना सरकार थर्मल पावर प्लांट को भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए और सेफ सिक्योर है, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे। यहाँ पे देख लो कि एक 800 मेगावाट का रामगुंडना में भी एक नया देखते थर्मल पावर प्लांट लगाने की तैयारी करी है। इसके लिए 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी तेलंगाना सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा निवेश करने की यहाँ पे संभावना दिख रही है। आने वाले समय में तेलंगाना से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पावर सेक्टर के लिए दिखाई देगी। और इसी तरह से बहुत सारे स्टेट है जो इस समय पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रहे, और रिलायंस पावर को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। वैसे रिलायंस पावर के लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रिलायंस पावर ने अपने सारे कर्ज को ख़त्म कर दिया है, और आने वाले समय में रिलायंस पावर बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस एक बार देखेंगे पेयर कंपनियों के साथ में और स्मॉल कैप के साथ। तो पिछले 5 साल में रिलायंस पावर ने 54% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स में 33% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 34% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे विनर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। अगर हम बात कर ले पिछले 3 सालों में, तो रिलायंस पावर ने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स ने 39% की ज़बरदस्त दौड़ लगाई है और बीएसई स्मॉल कैप में 27% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे विनर आपको बीएसई पावर इंडेक्स दिखाई देगा और लूज़र आपको स्मॉल कैप दिखाई देगा। 1 ईयर की बात कर ले तो रिलायंस पावर ने 62% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स में 78% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 54% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी विनर बीएसई पावर इंडेक्स है और लूजर आपको यहाँ पे बीएसई स्मॉल कैप दिखाई देगा। लेकिन पिछले 3 महीनों में देखें तो रिलायंस पावर ने 5.42% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान पावर इंडेक्स में 5% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप 13% की दौड़ लगाया, तो लूजर यहाँ पे रिलायंस पावर है। अगर हम बात कर ले 1 मंथ की, तो यहाँ पे रिलायंस पावर में 6% के आसपास की गिरावट हुई है। इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स में 0.29% की गिरावट हुई है, लेकिन स्मॉल कैप में 6% की तेज़ी बनी है। तो पिछले 1 महीने के हिसाब से भी लूजर आपको रिलायंस पावर ही दिखाई देगा। और ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर का जो रिटर्न है वो 28% पॉजिटिव है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 41% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 33% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी लूजर रिलायंस पावर है। तो भले ही इसने पिछले 5 सालों के हिसाब से बहुत शानदार रिटर्न दिया, क्योंकि 1 रुपये के आसपास स्टॉक था, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। स्टॉक ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, यानी स्ट्रगल कर रहा है और बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। निवेश का सही मौका है, दाव लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।